प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम अपने बीए पार्ट फर्स्ट के पहले पेपर प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत मौर्योत्तर काल में पुष्यमित्र शुंग के बारे में चर्चा करेंगे। हमने अपने पिछले लेक्चर में पुष्यमित्र शुंग किस प्रकार से मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या कर उसका वध कर शासक बना था उसके बारे में चर्चा की थी और यह भी चर्चा की थी कि किस प्रकार से पुष्यमित्र शुंग ने सत्ता को प्राप्त किया और पुनः ब्राह्मण धर्म को पुनर्स्थापित किया और एक तरीके से बौद्ध धर्म को भारत से समाप्त किया। पुष्यमित्र शुंग जो कि बहुत ही योग्य शासक था, उसने शासक बनते ही अपने राज्य के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया को प्रारंभ किया, क्योंकि अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य जो उत्तराधिकारी थे वे इतने योग्य नहीं थे और उनकी अयोग्यता का लाभ उठाते हुए विदेशी शासकों के द्वारा भारत के कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लिए गए थे। इसके अतिरिक्त जो प्रांतीय शासक थे वे भी स्वतंत्र होने लग गए थे, जिसके कारण पुष्यमित्र शुंग के सामने यह एक प्रमुख चुनौती थी कि वह अपनी सत्ता को और अपनी स्थिति को किस तरह से मजबूत करे। अतः पुष्यमित्र शुंग जब 187 ईसा पूर्व के अंदर भारत में उसने अपने राज्य की स्थापना की तो उसने अपनी केंद्रीय सत्ता को मजबूत किया और केंद्रीय सत्ता को मजबूत करने के साथ ही अपने साम्राज्य का विकास करना प्रारंभ किया और साथ ही भारत के राजनीतिक एकीकरण के लिए प्रयास उसके द्वारा प्रारंभ किए गए। तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले जो अपना जो साम्राज्य विस्तार था उसके लिए विदर्भ क्षेत्र पर पुष्यमित्र शुंग के द्वारा आक्रमण किया गया। पुष्यमित्र ने अपने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने के बाद साम्राज्य विस्तार की ओर ध्यान दिया और सबसे पहले उसने विदर्भ पर आक्रमण करने के लिए अपने पुत्र अग्निमित्र को भेजा। क्योंकि विदर्भ मगध साम्राज्य का अंग था और वहाँ का जो शासक था यज्ञसेन वह बृहदत्त के सचिव का रिश्तेदार था और उस हिसाब से शुंगों का शत्रु था। पुष्यमित्र ने बृहदत्त की हत्या के पश्चात उसके सचिव को कारागार में डाल दिया और अपने पुत्र को विदर्भ पर अधिकार करने के लिए भेज दिया। अग्निमित्र ने अपने सेनापति वीरसेन के साथ यज्ञसेन के विरुद्ध युद्ध संचालन में बहुत ही चतुराई प्रदर्शित की। उसने यज्ञसेन के चचेरे भाई माधवसेन को अपने साथ मिला लिया और जिसके कारण यज्ञसेन को पराजय स्वीकार करनी पड़ी। इस पराजय के बाद विदर्भ राज्य को दो भागों में विभक्त कर दिया गया। दोनों राज्यों की सीमा वर्धा नदी से निश्चित की गई। एक भाग का स्वामी यज्ञसेन ही रहा और दूसरे भाग का स्वामी माधवसेन बना और दोनों ने पुष्यमित्र की अधीनता स्वीकार कर ली और इस तरीके से पुष्यमित्र का प्रभुत्व दक्षिण भारत में भी स्थापित हो गया। पश्चिम में सियालकोट या सांगल जिसको कहते हैं उस पर भी पुष्यमित्र ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया और पुष्यमित्र ने बृहदत्त से प्राप्त राज्य को अपने 8 पुत्रों के बीच बांटा और स्वयं पाटलिपुत्र पर शासन करता था। पुष्यमित्र के शासनकाल की और साम्राज्य विस्तार की एक और महत्वपूर्ण घटना घटी और वह थी यवनों का आक्रमण। पुष्यमित्र अपने साम्राज्य का और अधिक विस्तार करता या अपने साम्राज्य के अंतर्गत और युद्ध लड़ता। उस बीच यवनों के हुए आक्रमणों ने उसके इस साम्राज्य विस्तार की प्रगति को अवरुद्ध कर दिया।
यवनों के जो आक्रमण हैं उनके बारे में हमें पतंजलि के महाभाष्य से, गार्गी संहिता से और कालिदास के मालविकाग्निमित्रम से हमें इनकी जानकारी मिलती है। गार्गी संहिता में भी इस स्पष्ट आक्रमण का उल्लेख है। पतंजलि जो कि पुष्यमित्र का समकालीन था, उसने भी अपने महाभाष्य में यवनों के द्वारा माध्यमिका यानी चित्तौड़ के पास नगरी और साकेत यानी अयोध्या के ऊपर हुए आक्रमणों का उल्लेख किया है। इन ग्रंथों में उल्लेखित घटनाओं के आधार पर यह माना जाता है कि संभवतः पुष्यमित्र को अपने शासनकाल में अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए यवनों के साथ में 2 युद्ध करने पड़े, यानी यूनानियों से उसे 2 युद्ध करने पड़े, एक प्रारंभ में और एक अंत में। गार्गी संहिता में लिखा है कि यवन साकेत, पांचाल और मथुरा को विजित कर पटना पहुँचे, कुसुम ध्वज जिसे कहा जाता था, किंतु वह टिक नहीं पाए क्योंकि उनमें गृह युद्ध छिड़ गया और इसलिए उन्हें मध्य प्रदेश और उत्तर भारत से हटना पड़ा और पुष्यमित्र ने उन्हें सिंध नदी तक खदेड़ दिया। यवनों की इस पराजय का उल्लेख मालविकाग्निमित्रम में भी मिलता है। और यवन जो साहित्य है, जैसे स्ट्रैबो यूनानी जो इतिहासकार है, वो भी पांचाल और मित्र शासकों के सिक्कों जो आक्रमण है उनके बारे में, ये जो यूनानी आक्रमण है उनकी पुष्टि करता है। गोल्डस्कर और रैप्सन और स्मिथ का कहना है कि यवनों का आक्रमण हुआ था और इस यवनों के आक्रमण में जिस व्यक्ति के द्वारा ये आक्रमण किए गए वो मेनेंडर थे। क्योंकि बार बार आक्रमणों का उल्लेख तो हमें मिल रहा है, लेकिन किस व्यक्ति ने आक्रमण किया था, उनका नेता कौन था, उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिल रही है। भंडारकर और डॉक्टर रायचौधरी और केपी जायसवाल ये मानते हैं कि डेमेट्रियस ने भारत पर आक्रमण किया था और एन घोष ये कहते हैं कि पुष्यमित्र के शासनकाल में 2 यवन आक्रमण हुए थे और उनके नेता भिन्न थे। घोष लिखते हैं कि गार्गी संहिता में वर्णित और पतंजलि के महाभाष्य में उल्लेखित पाटलिपुत्र के जो यूनानी आक्रमण है उनका नेता डेमेट्रियस था, क्योंकि पुष्यमित्र के राज्यारोहण यानी 187 ईसा पूर्व के समय वह लगभग 40 वर्ष का था और यूनानी वृतांतों से डेमेट्रियस जब भारत आया था उस समय इस प्रकार के शासक का उल्लेख मिलता है। और जब डेमेट्रियस भारत विजय में व्यस्त था तो उसके राज्य में इवुंकृत ने सहसा विद्रोह कर दिया, जिसके कारण उसे भारत से लौटना पड़ा और इस विद्रोह को दबाते दबाते ही 160 ईसा पूर्व के आसपास उसकी मृत्यु हो गई। मालविका अग्निमित्रम में जिस यवन आक्रमण का उल्लेख है उस समय पुष्यमित्र वृद्ध हो चला था और उसका पौत्र वसुमित्र इतना बड़ा था कि वह यवनों के विरुद्ध अपनी सेना का नेतृत्व कर सके। और यह संघर्ष जिसका संबंध पुष्यमित्र व अश्वमेघ से है, निश्चित रूप से पुष्यमित्र के शासन के अंतिम भाग में हुआ था। उस समय तक डेमेट्रियस नहीं था, तो उस समय जिस यूनानी नेता ने आक्रमण किया था वह मिलिंद या मिनेंडर ही था। स्ट्रैबो के अनुसार मिनेंडर सिकंदर से भी अधिक राज्य विजेता था और उसके भारत आक्रमण के प्रमाण हमें उसकी मुद्राओं के रूप में मिलते हैं। और उसका भारत पर आक्रमण करने का कारण साकल या सियालकोट के राजा राजा था जो कि बौद्ध धर्म को मान चुका था और उसने अपने राज्य में बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं का आश्रय दिया था, जबकि मगध साम्राज्य में मतलब जो ये पुष्यमित्र का जो शासन है वहाँ पर बौद्धों पर अत्याचार हो रहे थे।
ये स्ट्रैबो कह रहा है। तो मगध शासकों के द्वारा बौद्ध अनुयायियों पर अत्याचार नहीं किए गए थे। तो यूनानी इतिहासकार प्लूटार्क के अनुसार भी मिनेंडर गंगा नदी की घाटी में मगध नरेश से युद्ध करता हुआ मारा गया, और यह जो मगध नरेश है यह संभवतः पुष्यमित्र ही रहा है। दिव्यावदान और तिब्बती इतिहासकार तारानाथ इस कथन की पुष्टि करते हैं। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि यूनानी आक्रमणों के से पुष्यमित्र शुंग की द्वारा भारत की रक्षा की गई। अशोक, इसके बाद हमें खारवेल के युद्ध के बारे में भी जानकारी मिलती है। अशोक की मृत्यु के बाद कलिंग का जो राज्य था वह मगध से स्वतंत्र हो गया, और कलिंग पर इस समय खारवेल का शासन था, और उसने शुंग राज्य को जो नया ही नया बना है उसे कमज़ोर समझकर, निर्बल समझकर उस पर आक्रमण कर दिया, और यह जो आक्रमण था वो शुंग वंश के राजा बृहस्पति के विरुद्ध बताया गया, जबकि ऐसे इस नाम का कोई राजा नहीं था, और शायद बृहस्पति पुष्यमित्र का ही दूसरा नाम रहा होगा। तो इस युद्ध के बारे में हमें जानकारी मिलती है। हालांकि कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि खारवेल पुष्यमित्र का समकालीन नहीं है। पुष्यमित्र के द्वारा हमें 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए उनकी जानकारी मिलती है। अयोध्या अभिलेख से उसके 2 अश्वमेध यज्ञों की जानकारी मिलती है। मालवा अग्निमित्र में वर्णित अश्वमेध यज्ञ उसने अपने शासनकाल के अंतिम भाग में किया था, और पतंजलि के महाभाष्य में उल्लेखित अश्वमेध यज्ञ उसने शायद अपने शासन के प्रारंभ में किया गया था। तो पुष्यमित्र के द्वारा क्योंकि पुनः ब्राह्मण धर्म को स्थापित किया गया था और मगध साम्राज्य को स्थापित कर उसने उसे आंतरिक रूप से सुदृढ़ करने हेतु अश्वमेध यज्ञ किया था। पुष्यमित्र शुंग ने 36 वर्ष तक शुंग साम्राज्य को संगठित रखा। जिस समय वो शासक बना था उस समय मगध राज्य छिन्न भिन्न था, कई राज्य स्वतंत्र भी हो गए थे, किंतु पुष्यमित्र ने इन छिन्न भिन्न राज्यों को पुनर्संगठित किया और उसने अपने साम्राज्य की सीमा दक्षिण में नर्मदा नदी तक बढ़ा ली। पंजाब के महत्वपूर्ण भागों पर उसके द्वारा अधिकार किया गया और मगध के निकटवर्ती क्षेत्र बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक उसका जो राज्य है वह विकसित था। पुष्यमित्र केवल एक विजेता ही नहीं था बल्कि एक योग्य प्रशासक भी था। उसने अपने साम्राज्य को 8 पुत्रों में विभक्त किया था। वायु पुराण के अनुसार 8 पुत्र उन प्रदेशों के प्रतिनिधियों के रूप में काम कर रहे थे। उसने राज्य की 2 राजधानियां थी। पुष्यमित्र पाटलिपुत्र से ही शासन संचालित करता था। हालांकि हमें उसके प्रशासन के बारे में बहुत ज़्यादा सामग्री प्राप्त नहीं है, किंतु पतंजलि और कालिदास की रचनाओं से हमें संयत्र परिषद या मंत्री परिषद के बारे में जानकारी मिलती है। राजा के अलावा युवराज की भी परिषद होती थी जो आवश्यक विषयों पर मंत्रणा देती थी। कालिदास ने विदिशा में युवराज अग्निमित्र एवं पतंजलि ने पुष्यमित्र की परिषद का उल्लेख किया है। सेना के गठन पर विशेष ध्यान दिया गया था क्योंकि यूनानियों का दबाव लगातार पश्चिमोत्तर सीमा पर बढ़ रहा था और पुष्यमित्र के जो परिवार के सदस्य थे वे प्रांतीय शासक के पद के रूप में थे। पुष्यमित्र ने ब्राह्मण धर्म की पुनर्स्थापना की क्योंकि मौर्य साम्राज्य में
श्रमण विचारधारा का विकास हुआ था। अतः पुष्यमित्र ने अपने पुरोहित पतंजलि के द्वारा पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखवाकर संस्कृत को आसान बनाया और ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार किया। ब्राह्मण धर्म में को नवीन चेतना प्राप्त हुई और पुष्यमित्र के प्रयासों से ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण सामाजिक व्यवस्था का वर्चस्व पुनः स्थापित हो गया। पुष्यमित्र के बारे में अधिकांश बौद्ध जो विचारक हैं वे ये कहते हैं कि पुष्यमित्र बौद्ध धर्म का विरोधी था। तारानाथ लिखते हैं कि पुष्यमित्र नास्तिकों तथा बौद्धों का शत्रु था। इसी तरीके से दिव्यावदान में लिखा है कि पुष्यमित्र ने बहुत सारे बौद्ध विहारों को भस्मीभूत किया और सियालकोट साकल के पास घोषणा की कि जो कोई उसे श्रमण का मस्तक काट कर देगा वह उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करेगा। हालांकि इस मत पर अधिकांश इतिहासकार सहमत नहीं है। शुंगों की नीति यदि धर्म विनाश की होती या बौद्ध धर्म के विनाश की होती तो उसकी छत्र छाया में बौद्ध धर्म के इतने सुंदर स्मारक नहीं बनते। तो इस तरीके से हम पुष्यमित्र शुंग के बारे में यह बात करते हैं कि पुष्यमित्र शुंग एक सहिष्णु शासक था। उसने सांची के बरहुत, बोधगया के स्तूपों का नवीनीकरण करवाया और कई बौद्ध धर्मावलंबियों को अपने सभा में काफ़ी सम्मानित किया। पुष्यमित्र एक राजहंता व राज्यहर्ता के रूप में इतिहास में प्रस्तुत किया गया है। ब्राह्मण होते हुए भी उसे बाणभट्ट द्वारा अनार्य बताया गया है। बौद्ध साहित्य में उसकी निंदा की गई है। उसने अपने स्वामी की हत्या की और इस रूप में वह अहिंसात्मक जो अहिंसावादी नीति है उसका समापन करता माना गया है। धर्म व राष्ट्र की रक्षा के लिए पुष्यमित्र ने मगध की सत्ता अपने हाथ में ली, क्योंकि कमजोर अशोक के उत्तराधिकारी जो थे उन्होंने राज्य को और सत्ता को बहुत कमजोर कर दिया था। पुष्यमित्र ने कला और संस्कृति को संपन्न कराया। अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कर वैदिक परंपरा को पुनः प्रबल बनाया। सैन्य शक्ति को प्रबल बनाकर उसने देश में शांति और व्यवस्था स्थापित की और उसने अपने राज्य को विस्तृत किया, केंद्रीकृत शासन व्यवस्था को स्थापित किया और इसके कारण पुष्यमित्र की तुलना समुद्रगुप्त के साथ की जाती है और पुष्यमित्र के द्वारा 36 वर्ष तक शासन किया गया। उसके बाद उसके उत्तराधिकारियों ने 74 ईसा पूर्व तक शासन किया, जिनमें अग्निमित्र, वसुज्येष्ठ, वसुमित्र, आंध्रक, पुलिंदक, घोष, वज्रमित्र, भागवत व देवभूति रहे। शुंग राज्य के द्वारा विघटित मौर्य राज्य को पुनः राजनीतिक रूप से एकत्रित किया गया, शक्तिशाली बनाया गया और भारतीय संस्कृति को शुंग के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण देन दी गई। उन्होंने यवनों के आक्रमण से भारत को सुरक्षित रखा और साहित्य, कला और धर्म के क्षेत्र में उनके द्वारा